शेयर करना चाहते हैं जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, डाइजेशन सिस्टम क्वेश्चंस नहीं छूटने वाले, सारे के सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके जाते हैं तो, और कहीं भी आपको दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 95 प्लस क्वेश्चंस आप इसमें बना सकते हैं। 95% प्लस क्वेश्चंस आप इससे सिर्फ ये 60 प्लस क्वेश्चंस को देखने के बाद डाइजेशन सिस्टम से बना सकते हैं। कोई भी सेट उठाकर आप क्वेश्चन सेट लगाएं और उसके बाद देखिए कि आपका कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो मैं आज क्वेश्चंस कॉपी पेन लेकर बैठे आप लोग सभी लोग, क्योंकि मैं एक एक ऑप्शंस को अच्छे से डिस्क्राइब करने वाला हूं और अच्छे से समझाऊंगा। एक अच्छे से नोट्स बन जाएगा आप लोगों का, और ये आगे चल के बहुत ही कोई भी एग्जाम्स के लिए कोई भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो मेरे साथ भी वनडे एग्जाम के लिए, चाहे वो बिहार पुलिस हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, जो भी हो जिसमें बायोलॉजी सेक्शंस आते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो मेरे साथ बने रहिए और ये पूरा सेशंस को वॉच कीजिएगा, ताकि आपको एक भी क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। किस तरह से आपको क्वेश्चंस हैं। 60 प्लस एमसीक्यूज ऑन डाइजेशन सिस्टम्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला, अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डाइजेशन। ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम में कैसे होता है हमारे शरीर में, उसका सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है, इन चारों ऑप्शंस में से हमें ये बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शंस क्या होंगे, करेक्ट होंगे। इंजेशन जो हम लोग फूड टेक करते हैं माउथ में, डाइजेशन जो हमारा पाचन क्रिया होती है, ऑब्जर्प्शन जो हमारे शरीर ऑब्जर्व करते हैं। और ये ऑब्जर्प्शन होता कहाँ है, तो ये ऑब्जर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट में, इलियम वाले पार्ट में। और ये इलियम वाले पार्ट में रहते क्या हैं, तो इलियम वाले पार्ट में विलाई रहते हैं, जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं। कि क्या रहते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं। इनकी वजह से हमारा क्या होता है, ऑब्जर्प्शंस होता है। ठीक है। एसिमिलेशन, एसिमिलेशंस होता क्या है, तो जो हमारा ऑब्जर्व हुआ फूड मटेरियल्स वो सेल तक पहुंच जाता है, और ये जो पहुंचाने की जो प्रोसेस हुई, उसी को हम लोग एसिमिलेशन कहेंगे। डिफरेंट डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक जो पूछ, मतलब बाहर निकल गया, बाहर निकालते हैं, बाहर निकालना। ठीक है। इजेशंस, एक्सक्रीट आउट करना, उसको कहते हैं। इंजेशन, खाना अंदर लिए, डाइजेशन पाचन क्रिया हुई, ऑब्जर्प्शन शोषण क्रिया हुई, एसिमिलेशन जो ऑब्जर्व किए मटेरियल्स उसको अलग अलग सेल्स तक पहुंचाने के लिए एसिमिलेशन प्रक्रिया को बोलते हैं। और इजेशन या एक्सक्रीट आउट करना, इसे बाहर निकालना। तो यही 5 प्रोसेस होते हैं डाइजेशन सिस्टम में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस। हमने बताया था कि हम जो भी खाना खाते हैं उसमें कितने तरह के पार्टिकल्स रहते हैं, 3 ही रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और तीसरा फैट या लिपिड्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन सबसे पहले कहाँ होता है, तो माउथ में होता है। प्रोटीन्स का डाइजेशन कहाँ होता है, तो स्टमक में होता है, बताए थे। फैट का डाइजेशन डिओडेनम में होता है। ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस क्या होंगे, स्टमक होंगे। पेनक्रियाज में तो खाना जाता ही नहीं है, तो ये तो गलत ही होगा। लार्ज इंटेस्टाइन में तो कोई भी डाइजेशन होता ही नहीं है, तो ये भी गलत होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है डिओडेनम वाले पार्ट में, जहाँ पे कंप्लीट फूड डाइजेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है कि कंप्लीट फूड डाइजेशन कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम वाले पार्ट में होता है। ठीक है। लेकिन अगर बोला जाए कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है, तो क्यों प्रोटीन का डाइजेशन 90% प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है, स्टमक में होता है। इसीलिए हम लोग स्टमक को टिक लगाते हैं। हालांकि 10% डाइजेशन डिओडेनम में भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन 90% हमारा स्टमक में हो रहा है, तो हम लोग ऑप्शंस में क्या लगाएंगे, स्टमक लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं,
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl एसिड इन ह्यूमन बॉडी? HCl एसिड आप लोग जानते हैं कि HCl एसिड कहाँ पाया जाता है हमारे शरीर में? तो स्टमक में। स्टमक में हमने बताया था लेक्चर फर्स्ट में कि स्टमक में हमारे पास HCl रहते हैं, रेनिन रहेंगे पेप्सिनोजेन, ठीक है। पेप्सिनोजेन हुआ इनएक्टिव फॉर्म और पेप्सिन हो गया एक्टिव फॉर्म में। तो स्टमक में HCl रहते हैं। हमारे पूरे बॉडी में अगर बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड की तो वो कहाँ रहेंगे? पेट में ही रहते हैं, HCl रहते हैं, जिसका कंसंट्रेशन जो होता है, अगर पीएच वैल्यू अगर बात करते हैं स्टमक की तो कितना होगा? 1.5 से 2.5 होता है। ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। अगर हम लोग यहाँ पे गलती से कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया खा जाते हैं तो उसको यहाँ पे इनएक्टिव कर सकता है। ये इतना हाईली एसिडिक होता है। और ये एसिड का काम क्या होता है? तो जो भी इंजाइम्स होते हैं हमारे पेट में उसको क्या करता है? एक्टिव फॉर्म में करता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस क्या है? इट मेक्स पेप्सिन एंजाइम्स इफेक्टिव, बात बिल्कुल सही है। इट किल्स बैक्टीरिया विच में अकर्स इन स्टमक, ये भी बात सही है कि बैक्टीरिया को किल करता है। तो मैंने बताया था क्या कि दोनों बात ही सही है। तो इसमें ऑप्शंस में क्या हो जाएंगे? ओनली वन तो होंगे नहीं, ओनली टू तो होंगे नहीं, बोथ 1 and 2 होंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के लार्जेस्ट पार्ट हमारा कौन सा है? ठीक है, तो हमने बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल लॉन्ग इंटेस्टाइन 9 मीटर लेंथ होता है टोटल एलिमेंट्री कैनाल का, जिसमें कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर एंड 1.5 मीटर। हालांकि लार्ज इंटेस्टाइन जो है 1 से 1.5 होता है और इसका लेंथ 1.5 से थोड़ा सा बड़ा होता है। मतलब एज कंपेयर किया जाए ये दोनों लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को तुलनात्मक तरीके से अगर देखा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या होता है? लेंथ बड़ा होता है एज कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग ऑप्शंस में सही आंसर होगा कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कौन सा है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्टमक तो है नहीं और लीवर तो है ही नहीं, क्योंकि वो क्या है? वो तो ग्रंथि है, वो तो ग्लैंड्स है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर इन, देखिए क्वेश्चन आ गया। इसके पहले मैंने बताया था कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होते हैं? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही तो होते हैं, डिओडेनम वाले पार्ट में। तो इसमें ऑप्शंस में क्या हो जाएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक में तो कंप्लीट होता नहीं है, पेनक्रियाज में तो होता नहीं है, फूड ही नहीं जाता यहाँ पे, तो कहाँ से होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में तो कोई भी डाइजेशन होता ही नहीं है, ठीक है। तो इस 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ बाइल जूस? तो बाइल जूस का फंक्शंस क्या है? बाइल जूस सेक्रेट कौन करता है? तो लीवर करता है। स्टोर्ड कहाँ होता है? तो गॉल ब्लाडर में होता है। और बाइल का कलर कैसा होता है? तो ग्रीन होता है। और ये ग्रीन कलर किस वजह से होता है? तो बिलीवर्डिन पिगमेंट की वजह से होता है। बिलीवर्डिन पिगमेंट। और ये बिलीवर्डिन पिगमेंट कौन प्रोड्यूस करता है? तो लीवर प्रोड्यूस, ठीक है। तो बाइल जूस का जो कलर है वो ग्रीन किसकी वजह से होता है? बिलीवर्डिन पिगमेंट की वजह से होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस? तो बाइल जूस करता क्या है? मैंने बताया था इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट को स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ता है, फैटी एसिड में तोड़ता है, स्प्लिट करता है। इसका काम यही होता है। तो इट मेक्स फूड एल्कलाइन, बिल्कुल गलत है, ऐसा बात है ही नहीं कि एल्कलाइन करता है। इट मेक्स फूड एसिडिक, जब बेसिक है बाइल जूस का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो बाइल जूस का पीएच वैल्यू 7.5 से 8.5 तक होता है। ये हाईली बेसिक इन नेचर होता है, हाईली बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो जब बेसिक है तो एसिडिक होने का तो सवाल ही नहीं है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शंस, इट ब्रेकडाउन ऑफ फूड, बिल्कुल सही। बाइल जूस इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, तो ब्रेकडाउन को ब्रेकडाउन मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है बाइल जूस, ये बिल्कुल सही है ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज 7 नंबर क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं, नेम द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी।
सबसे हार्डेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में कौन सा चीज है? तो देखते हैं, डेंटिन नहीं, पल्प, पल्प नहीं, बिल्कुल नहीं। पल्प किसको बोलते हैं? चर्बी को बोलते हैं, मसल्स को बोलते हैं। एनेमल बिल्कुल सही। टीथ में जो एनेमल होते हैं वो सबसे हार्डेस्ट होते हैं पूरे शरीर में, तो इसका ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी फूड गेट एब्जॉर्ब? कौन से हमारे शरीर के पार्ट में फूड ऑब्जॉर्ब होता है? तो ये मैंने बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट में डिओडेनम के थ्रू होते हैं। तो ये यहाँ पे क्या होंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में तो कोई भी प्रक्रिया ही नहीं होती है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या मैंने बताया था कि 3 पार्ट होते हैं, उसमें भी ककम, क्लोन एंड रेक्टम, जिसमें कि ककम के बारे में उतना नहीं पढ़ना है, रेक्टम के बारे में कुछ ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि हमारे जो भी मल रहते हैं, जो भी डाइजेस्टेड फूड होते हैं, थोड़ा देर के लिए स्टोर होते हैं, उसके बाद एक्सक्रीट आउट होते हैं। कोलोन में मैंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बताया था सिम्बायोटिक रिलेशंस का। अगर जो लेक्चर मेरा नहीं देखे हैं डाइजेशन सिस्टम पार्ट 1 और पार्ट 2, आप जाकर उसे देख लें, एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो कोलोन वाले पार्ट में सिम्बायोटिक रिलेशंस मैंने उसमें बताया है, बार बार मैं नहीं बताऊंगा कि क्या होते हैं, एक दूसरे पे जो डिपेंड रहते हैं आउटपुट लेने के लिए। इसमें बी ट्वेल्व विटामिन हम लोग को देते हैं, ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं और हमारे ही मल खा के वो हमें बी 12 विटामिन देते हैं, जो कि हमारा शरीर को नीड होता है। इस बी 12 विटामिन हमारा शरीर बाहर से नहीं लेता है। तो कोलोन वाले पार्ट में ऐसे कुछ होते हैं, ठीक है। स्टमक, स्टमक में तो डाइजेशन ही होता है, फूड ऑब्जॉर्ब होता ही नहीं है। लीवर में तो कोई है ही नहीं, लीवर तो ग्रंथि है, ग्लैंड्स है, ये ऑप्शंस होगा नहीं। तो इसका ऑप्शंस ए विल बी द करेक्ट आंसर। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हैं ना, और जो भी मैं बता रहा हूँ अच्छे से आप नोट करते जाए साथ साथ, और एक अच्छे से रफ नोट्स बनाए। रफ नोट्स इज द बेस्ट नोट्स। आप एक बार पलट कर देखेंगे, सब के सब याद हो जाएंगे और एक भी क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the digested food stored in the liver in the form of carbohydrates is called। हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स, हमने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन किस में होता है? ग्लूकोज में होता है। और ग्लूकोज का फर्दर ब्रेकडाउन किस में होता है? ग्लाइकोजेन में होता है, ग्लाइकोजेन में होता है। तो ये सबसे क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वही नहीं स्टोर्ड होगा हमारे शरीर में। तो कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा स्टोर्ड होगा? ग्लाइकोजन होगा। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज 3 पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड। स्मॉल इंटेस्टाइन को मैंने कितना बार बता चुका हूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वो 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट कौन से हो गए? ड्यूडेनम, जहाँ पे हमारा कंप्लीट फूड का डाइजेशन होता है, जहाँ पे हमारा लीवर का भी जूस निकलता है, जो कोई बाइल होता है, बाइल जूस, और पेनिक्रियाज का भी जूस यहीं पे निकलता है। मतलब जो भी बचा हुआ खाना जो अनडाइजेस्टेड होते हैं वो सारे के सारे डाइजेशन यहीं पर हो जाता है, यहीं पे हो जाता है। तो इसीलिए इसको हम लोग कंप्लीट डाइजेशंस वाले पार्ट बोलते हैं। तो वो डिओडेनम आता है। ओइसोफेगस में तो कोई भी डाइजेशन ही नहीं होता। ओइसोफेगस क्या है? ओइसोफेगस फूड पाइप है ना, भोजन की नली है, फूड पाइप है, भोजन की नली है। लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे डाइजेशन सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इलिप्टिकल epithelial cell of the intestine is। बोल रहा है कि इपिथेलियल सेल जो है उसका क्या रोल है। तो इपिथेलियल सेल होते क्या है और पाए कहाँ जाते हैं? तो इपिथेलियल सेल जो है ये कहाँ रहते हैं? इपिथेलियल सेल जो है, स्टमक अगर है हमारा या फिर इंटेस्टाइन की बात करते हैं, एक मिनट, वेयर इज द कर्सर, वेयर कर्सर कहाँ गया? हाँ,
एक मिनट, हाँ कर सर। जो भी यहाँ पे अगर बात करते हैं इपिथेलियल सेल की, तो इपिथेलियल सेल होता क्या है, जो भी हमारा गट है, गट बोले तो जो भी हमारा एलिमेंट्री कैनाल है जहाँ पे फूड डाइजेशन होता है या फिर जा रहे हैं, तो ये जो अंदर वाला जो लेयर होता है ना, वही होता है इपिथेलियल सेल। तो इपिथेलियल सेल इंटेस्टाइन का कौन सा है भाई? ग्लोटिस तो है नहीं। ग्लोटिस क्या हमारा आंत में पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। बाइलस भी नहीं है, बोलस भी नहीं है। बोलस तो किसको बोलते हैं? बोलस हम लोग वो फूड को बोलते हैं जो माउथ से स्टमक में जाते हैं, जिसमें कि डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स, किसको बोलते हैं? तो डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स प्लस अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड बचे हुए अनडाइजेस्टेड प्रोटीन्स हो गए, अनडाइजेस्टेड फैट्स हो गए, अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, क्योंकि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स कितने डाइजेस्ट हुए थे? 70% ही हुए थे। तो ये जो है, ये फूड वापस माउथ से कहाँ जाएंगे? स्टमक में जाएंगे। तो ये जो फूड जाता है स्टमक में, तो उसको हम लोग बोलस बोलते हैं। अब माइक्रोविली क्या है? तो माइक्रोविली स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाले पार्ट में जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स इस तरह से बने होते हैं सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑब्जॉर्प्शन हो पाए, उसको माइक्रोविलाई कहते हैं। तो ये यही इपिथेलियल सेल है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि माइक्रोविलाई है। तो इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोविलाई होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, an infant feeding entirely on the mother milk passes stool that are colored yellow। हाँ, जो भी छोटा बच्चा होता है तो जो माँ का दूध पीता है, अगर वो स्क्रीट आउट करता है अनडाइजेस्टेड फूड को, तो पीता तो दूध है उजला सा, लेकिन उसका जो आउटपुट है, जो मल है, वो येलो कलर कैसे होता है? येलो कलर कैसे होता है? तो येलो कलर का होता क्यों और किसकी वजह से होता है? तो ये जो है ना, वो लीवर एक पिगमेंट्स प्रोड्यूस करता है। लीवर जो है एक पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, ठीक ना। और लीवर ही हमारा बाइल को सेक्रेशंस करता है, बाइल को सेक्रेशंस करता है, और ये बाइल में ही वो पिगमेंट पाया जाता है, बाइल में ही वो पिगमेंट पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाइल हो जाएगा, ठीक है। तो बाइल पिगमेंट की वजह से, हाँ, उसका जो लैटिंग है या फिर उसका जो अनडाइजेस्टेड फूड जो एनस के थ्रू, रेक्टम के थ्रू जो बाहर आ जाते हैं, उनका कलर येलो बाइल पिगमेंट की वजह से ही होता है। तो इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर बाइल पिगमेंट्स होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो a dental condition is characterized by hypermineralizations of teeth enamel due to the excessive intake of the teeth often appears moated। हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ये क्या है कि वो कौन सा मिनरल्स की वजह से ह्यूमन का जो टीथ है वो क्या हो जाते हैं? धब्बेदार हो जाते हैं, या वाइट वाइट छींटेदार हो जाते हैं, मोटेड हो जाते हैं। तो वो फ्लोराइड की वजह से होता है। कैल्शियम की वजह से तो हमारा टीथ मजबूत ही होगा, मरकरी की वजह से तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? फ्लोराइड, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 14, स्पाइसी फूड कपल विथ एनेक्सिटी में लीड टू, क्या होगा? इसका तो आंसर सब लोग दे सकते हैं कि अगर हम स्पाइसी फूड खाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? हाइपरटेंशन तो होंगे नहीं, इनडाइजेशन हो जाएंगे, स्वीज छींक तो आएंगे नहीं भाई। छींक आते हैं क्या चाउमीन वगैरह खाने से? नहीं होते हैं। तो ये तो होंगे नहीं, ये होंगे नहीं, नन ऑफ दिस में ऐसा कुछ नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? इनडाइजेशंस, मतलब कि अनपच हो जाएंगे, एक तरह से पाचन क्रिया सही से नहीं हो पाएगी इस तरह के केसेस में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द रीजन why some people
cough after eating a meal may lead to the improper movement of. कफ क्यों आते हैं, क्यों जब हम लोग खाना खाते हैं तो उस टाइम ऐसा होते हैं? तो इपिग्लोटिस के मूवमेंट की वजह से होते हैं। इपिग्लोटिस है क्या एक्चुअली? जो माउथ्स रहते हैं ना ऊपर इस तरह से, तो यहाँ पे जो लटका हुआ रहता है जो कि फूड पाइप को बंद करता है। जब आप सांस लेते हैं तो खाना खाते हैं तो किसको बंद करेगा ये? लंग्स, फेफड़ा वाला नली को बंद करता है। तो वो जो इपिग्लोटिस है ना उसी का काम होता है ऐसा करना। और इपिग्लोटिस की वजह से ही खाते टाइम ऐसे बिहेवियर्स हो जाते हैं कि खांसी आ जाना या सरकना, जिसको हम लोग हिंदी में बोल देते हैं कभी रफ लैंग्वेज में। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? साथ साथ कमेंट भी करते जाइएगा कि कैसा लग रहा है वीडियोस। जरूर देखिए और समझते रहिए। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, देखते रहिए वीडियोस अच्छे से और कमेंट्स भी साथ साथ करते रहिए कि कैसा लग रहा है वीडियोस। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि जो लोग गरीब हैं, जो लोग पुअर हैं, वो उनका हेल्प हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में। और इसे आप नोट्स में लिखते जाएं ताकि ये आप लोगों को आगे चल के बहुत ही फायदेमंद हो। दूसरी जगह देखने की जरूरत नहीं हो, एक बार देखें और सारा का सारा क्वेश्चंस आपके मुंह पे हो ना। 16 नंबर क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं, इज अ प्रोटीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर। तो प्रोटीन डिफिशियंसी, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी किसकी वजह से होती है? तो विटामिन सी की वजह से होती है। एनीमिया आयरन की कमी से होती है। क्वासिकोर यही जो बीमारी है वो प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इन फ्रॉग सरफेस ऑफ अटैचमेंट फॉर द टंग इज। अच्छा, फ्रॉग में जो उसका टंग है वो कौन से पार्ट्स के साथ अटैच रहते हैं? जैसे ह्यूमन की अगर बात करते हैं ना तो हॉइड बोन होते हैं जो हम लोग का टंग होते हैं। अगर हॉइड बोन अगर गलती से टूट जाए तो जीभ बाहर का बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे फ्रॉग का भी सेम केस होते हैं। फ्रॉग में भी क्या होते हैं? हायोड एपरेटस के साथ ही टंग अटैच होते हैं। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शंस क्या होंगे? हायोड एपरेटस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर विल सजेस्ट इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, अगर जिसके खून में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है तो उसको डॉक्टर क्या सजेस्ट करेगा? घी सजेस्ट करेगा क्या खाने के लिए? नहीं। डालडा सजेस्ट करेगा क्या? नहीं। लाड सजेस्ट करेगा क्या? नहीं। क्या करे सजेस्ट करेगा? वेजिटेबल ऑयल, क्योंकि इन सभी में तो और भी ज्यादा फैट सेचुरेट हो जाएगा। तो फिर हाई ब्लड प्रेशर होकर वेन फट जाएंगे, हार्ट बीट्स बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएंगे, हार्ट फेल हो जाएगा, पंपिंग इनप्रॉपर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो चाइमोसिन इज ऑल्सो नोन एज, चाइमोसिन इज नोन एज क्या? चाइमोसिन को हम लोग रेनिन से नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे, चाइमोसिन को भी रेनिन बोलते हैं। और ये लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन ये क्या है? ये एंजाइम्स हैं। और ये कौन प्रोड्यूस करता है? तो पेनक्रियाज। ठीक है, तो ये भी साथ में नोट करते रहिएगा। इन ह्यूमन लैक्ट्रियल्स आर फाउंड इन, लैक्ट्रियल्स होते क्या हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये लैक्ट्रियल्स जो है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन के सॉरी, इलियम वाले पार्ट, इलियम पार्ट के विलाई वाले स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं।
और वो होते क्या है, विलाई अगर इस तरह का अगर हम बनाए, एक अगर विलाई की बात करते हैं तो ये विलाई का सरफेस है ये, इसके नीचे कुछ मसल्स रहेंगे, ठीक है, इस तरह से रहेंगे। और उसके बाद ब्लड का कुछ वेन रहेंगे, मसल्स रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है लैक्रिमल पार्ट रहेंगे। और इसका फंक्शंस क्या होता है, लैक्टियल्स पार्ट। और इसका फंक्शन क्या करता है, फंक्शन इसका क्या है, बहुत ही अच्छा फंक्शन है, जो भी यहाँ फैट का ऑब्जॉर्प्शन होता है, ये क्या है, ब्लड वेसल्स, ठीक है। और ये है स्ट्रक्चर किसका, तो विलाई का स्ट्रक्चर से, ठीक है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ठीक है। अगर कुछ लिखना हो और मेरा वीडियो फास्ट हो तो पॉज करके आप बाद में अपलोड होने के बाद एक बार जरूर देख लें और फिर से आप नोट्स को करेक्ट कर लें। जहाँ पे भी आपको लगे कि और कुछ ऐड करना है हमको, या तो कुछ आप जल्दीबाजी में अभी नहीं ऐड कर पा रहे हैं, तो बाद में आप इस, और जब लेक्चर ऑफलाइन हो जाएगा तो उस टाइम आप देख सकते हैं, और जो जो आपको छूट गया है लिखना वो आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करते हैं, नाइक्टोलोपिया कैन अकर्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। नाइक्टोलोपिया होते क्या हैं और ये किसकी वजह से होते हैं, तो विटामिन सी की वजह से कौन सा डिफिशियंसी होता है, हमने बताया था कि स्कर्वी होते हैं। विटामिन के की वजह से ब्लड का थक्का नहीं जमना, ब्लड क्लॉटिंग में दिक्कत हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग में दिक्कत हो जाता है। विटामिन नेक्टोलोपिया विटामिन ए की वजह से होता है, और विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस भी होता है। विटामिन ए की कमी होगी तो नेक्टोलोपिया, नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह होगा। साथ साथ विटामिन ए की अगर कमी होती है तो लीवर डिसऑर्डर भी होता है, लीवर डिसऑर्डर भी हो जाता है, लीवर डिसऑर्डर भी हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग को ध्यान में रखना है कि नाइक्टोलोपिया जो है किसकी वजह से होता है, तो नाइक्टोलोपिया जो होता है वो विटामिन ए की वजह से होता है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, अब हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। विटामिन बी टू की वजह से क्या होता है, बेरी बेरी होता है, विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। पेनक्रियाटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय द रिलीज ऑफ। पेनक्रियाटिक जूस जो है, हमने बताया था कि पेनक्रियाज जो है, पेनक्रियाज में कितने सेल्स होते हैं, 3 सेल्स होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, और एक और सेल होते हैं, 4 सेल्स होते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इसी को बोलते हैं, अल्फा, बीटा, इसको गामा भी बोलते हैं या फिर डेल्टा भी बोलते हैं, गामा या फिर डेल्टा, इसको एफ सेल्स भी बोलते हैं और पीपी सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो तीनों है, फर्स्ट तीन, वो हमने बताया था कि ये क्या करते हैं, ये करते हैं हार्मोन्स का सिक्रेशंस, हार्मोन का सिक्रेशंस। और एफ सेल्स और पीपी सेल्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो इंजाइम्स निकालते हैं, इंजाइम्स निकालेंगे, ठीक है।
तो ये जो एंजाइम्स जो भी सिक्रीशंस है, तो उसका सिक्रीशंस आखिर किसकी वजह से होता है? उसका सिक्रीशंस किसकी वजह से होता है? तो देखिए, सेक्रेटिन ये भी हेल्प करता है, फिर है क्लोसिकोस्टिन, क्लोसिसाइकोटिन, इसकी वजह से भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? बोथ ए एंड बी। तो पैंक्रियाटिक जूस स्टिमुलेटेड बाय बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, 23 नंबर क्वेश्चंस। विच एंजाइम्स ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टोज? लैक्टोज का ब्रेक डाउन कौन करता है? तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि लैक्टेज करता है। ये सभी जानते हैं लैक्टेज करता है। लैक्टोज लैक्ट से बना, यहाँ पे भी लैक्ट एंड हियर इज द आल्सो लैक्ट, सो कॉमन हियर। याद करने के लिए आपको इजी होगा। अगर लाइपेज एंजाइम्स की बात करते तो ये किसका ब्रेक डाउन करता है? फैट का करता है। अगर पेप्सिन की बात करें तो कौन सा करता है? प्रोटीन का करता है। एमाइलेज की बात करते तो किसका करता है? कार्बोहाइड्रेट्स का करता है, ठीक है। और लैक्टेज किसका करता है? लैक्टोज का करता है। और लैक्टोज कहाँ पाए जाते हैं? मिल्क में पाए जाते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, हाउ डज फूड मूव थ्रू योर डाइजेस्टिव ट्रैक? डाइजेस्टिव ट्रैक से, डाइजेस्टिव ट्रैक में हमारा फूड किस तरह से मूव होता है, ठीक है। तो जो भी फूड पाइप है या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो वहां से कैसे होता है? बाय ग्रेविटी? नहीं, ग्रेविटी की वजह से थोड़ी ना होता है। आप सोए हुए रहते हो तो क्या फूड पाचन क्रिया नहीं होती है? होती है ना। तो सोए रहते हो तो लेटे रहते हो, तो वहां पे तो ग्रेविटेशन सब जगह कॉमन लग रहा है, तो फिर कैसे डाइजेशन हो रहा है? तो इसका मतलब कि ग्रेविटी से डाइजेशन, ग्रेविटी से वो फूड हमारा मूव नहीं करता है। बाय वेव मसल्स कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल सही। बाय सीलिया? नहीं। बाय केमिकल ऑब्जर्प्शंस? नहीं। वेव लाइक मसल्स कंस्ट्रक्शन, और इसको बोलते क्या है? वेव लाइक मसल्स कंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं? तो इसका एक पार्टिकुलर नाम है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर परसिस्लेटिस प्रोसेस बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? परसिस्लेटिस प्रोसेस बोलते हैं। परिस्टेलेसिस प्रोसेस बोलते हैं। परिस्टेलेसिस प्रोसेस बोलते हैं बाय वेव लाइक कंस्ट्रक्शन। क्या होते हैं इस केस में कि अगर ये फूड पाइप है तो यहाँ पे फूड अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा और इधर वाले पोर्शन पे एक्सटेंड हो गया, तो फूड पार्टिकल्स इधर की तरफ मूव करेगा, और फिर जब इधर आएगा तो इधर वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा, आगे वाला एक्सपेंड करेगा। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्स्ट्रक्शन एक्सपेंशन होते रहते हैं पूरा फूड पार्टिकल्स में। फूड यहाँ आ गया, तो अब इधर से कॉन्ट्रैक्ट करना चालू करेगा, सिकुड़ना चालू करेगा, तो इधर से वो फैलना चालू करेगा, इस तरह से मूव करते चला जाता है फूड, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट डज द लीवर डू टू हेल्प डाइजेशंस? अब लीवर जो है डाइजेशंस में कैसे मदद करता है? रिलीज ऑफ HCl? नहीं। HCl कौन रिलीज करता है? तो स्टमक करता है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्टमक एसिड? बिल्कुल नहीं। लीवर तो अपना सिक्रेशंस डिओडेनम में देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट के डिओडेनम वाले पार्ट में। तो स्टमक वाला तो सारे के सारे ऑप्शन ही गलत है। प्रोड्यूस बाइल? हाँ बिल्कुल, बाइल का सिक्रेशंस करता है। रेगुलेट इंसुलिन? बिल्कुल गलत। इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है? पेनक्रियाज। लीवर बाइल का प्रोड्यूस करता है, जो कि इमल्सिफिकेशन, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन हार्म द इंटेस्टिनल लिनिंग? इंटेस्टिनल लिनिंग को कौन सा हार्म कर सकता है? एस्पिरिन, एंटीबायोटिक, कॉफीन? नहीं, कॉफीन नहीं, बोथ एंटीबायोटिक एंड एस्पिरिन। तो इसका 26 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा ऑप्शंस? बोथ ए एंड बी।
Now moving to the question number 27, which one of these best maintain intestinal health? आंत का जो हेल्थ है, मतलब आंत को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें क्या लेने की जरूरत पड़ती है? स्टार्च नहीं, विटामिन नहीं, फाइबर इज द बेस्ट थिंग। तो इसका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन सी क्या होंगे करेक्ट आंसर्स होंगे? फाइबर। फाइबर हम लोग अगर लेते हैं तो डाइजेशन हमारा अच्छा होगा, लीवर भी हम लोग का अच्छा हो जाएगा, इंटेस्टाइन अच्छा होंगे, इंटेस्टाइन स्पेशली हम लोग का अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात करते हैं, विच ऑफ दीज काउज अल्सर? अल्सर हम लोग को कौन सा काउज कर सकता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ स्टमक, बिल्कुल। एस्पिरिन एंड अदर एंटी इन्फ्लेमेटरी, बिल्कुल। क्रोनिक स्ट्रेस, नहीं। तो इसका आंसर विल बी द बोथ ए एंड बी। अल्सर में क्या होते हैं? पेट खराब हो जाते हैं, जो ब्लड वगैरह मकस निकलने लगते हैं, एक्सक्रीट आउट जब हम लोग करते हैं तो उस केस में, तो अल्सर की वजह से हम लोग का ऐसा होता है। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग को ध्यान रखना है कि कैसे कैसे कौन सा चीज हो रहा है। अगर अल्सर हो जाता है तो इस केस में हम लोग का ट्रीटमेंट क्या होगा? इस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा? तो जब भी अल्सर होगा तो HCl का रिलीज थोड़ा ज्यादा हो जाता है, और HCl रिलीज कहाँ होता है? स्टमक में। तो स्टमक क्या हो जाएंगे? एसिडिक हो जाएंगे। 2.5 तो ऐसे रहते हैं, और भी ज्यादा एसिडिक हो जाएंगे तो गैस का फॉर्मेशन हो जाएंगे। ठीक है, पेट में बहुत सारे गैस आएंगे, जब स्क्रीट आउट करेंगे तो बहुत सारे एयर्स आएंगे, ऐसा कुछ होंगे। तो इस तरह से हमारा जो डाइजेशन सिस्टम को है वो डैमेज करता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो एंटा एसिड है। एंटा एसिड क्या है? एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या है? बेस है। तो हम लोग को क्या लेना चाहिए? बेस लेना चाहिए। जब एसिडिक ज्यादा हो गया तो बेस लेंगे, तभी तो हम लोग को क्या हो जाएगा? एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होंगे और साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर देंगे, तो बेस हम लोग का कम हो जाएगा। जैसे हम लोग लेते हैं क्या? इनो, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं पेनिसिलिन। पेनिसिलिन भी ले सकते हैं यहाँ पे, या फिर एंटीबायोटिक्स लेते हैं जनरली। ठीक है, तो इन सारे चीज का हम लोग सेवन करते हैं जब हम लोग को अल्सर हो जाते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना है थोड़ा सा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करते हैं, फूड पॉइजनिंग इज काउज्ड बाय ईटिंग कंटामिनेटेड फूड, हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड? एक सिंपल सी बात है, जब हम लोग गंदे खाना खाएंगे तो फूड पॉइजनिंग होंगे, और फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा खाना को पका कर खा सकते हैं, अच्छे तरह से धो के वेजिटेबल्स को खा सकते हैं, अच्छे तरह से धोकर फ्रूट्स और वेजिटेबल को खा सकते हैं। बिल्कुल सही, ये दोनों के दोनों क्या है? ऑप्शन सही है। स्टोरिंग फूड प्रॉपरली, फूड को भी अच्छे से स्टोर करना बहुत जरूरी है, तो इसका ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? ऑप्शंस डी, ऑल ऑफ अबव विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, हाउ डज एज इफेक्ट डाइजेशंस? आप लोग जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो इसका मैं PDF डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शंस में, सो आप वहां से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज करने के लिए बहुत ही इजी रहेगा आपको, मैं वहां पे PDF अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिएगा ये किस तरह से क्वेश्चंस हैं, कितने सारे क्वेश्चंस है, अच्छे से आप देखते रहें। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हाउ डज एज इफेक्ट डाइजेशंस? डाइजेशंस, हाउ डज एज इफेक्ट डाइजेशन? एज के डाइजेशन, एज के साथ डाइजेशन हमारा कैसे इफेक्ट होता है? स्लोविंग, स्लो स्लोविंग, ये भी बिल्कुल सही है। स्लो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब, रिड्यूस स्टमक सेक्रेशंस, बिल्कुल सारे के सारे इसमें ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑल ऑफ अबव। वेयर डज द डाइजेशन स्टार्ट फर्स्ट? सबसे पहला डाइजेशन कहाँ पे शुरू होते हैं? तो सबसे पहला डाइजेशन हम बार बार बता चुके हैं, अपने लेक्चर्स वीडियोस में भी बता चुके हैं कि माउथ में ही होते हैं, और माउथ में सबसे पहला डाइजेशन किसका होता है?
कार्बोहाइड्रेट्स का होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का होता है, ठीक है। स्टमक में किसका होता है, पहले प्रोटीन का होता है, ड्यूरेनम में किसका होता है, सभी का होता है, लेकिन फैट का 100% डाइजेशन यहीं पे होता है। व्हाट इज द मैकेनिकल डाइजेशन। अच्छा, मैकेनिकल डाइजेशन किसे कहते हैं, मैकेनिकल शब्द जो बना है ना, उसका मतलब ही होता है कि कुछ घिसा पीटा चक्का वगैरह इस तरह से कुछ रिलेटेड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर वर्ड मैकेनिकल, मैकेनिकली जो काम करते हैं लोग, तो उसमें फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड होते हैं, जो दांत से पीसते हैं ना, हेल्प करता है, जो ग्राइंड करता है, फूड को ग्राइंड करता है, तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल ब्रेकडाउन। एंजाइम्स ब्रेकडाउन को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल ब्रेकडाउन, ठीक है। रोल ऑफ एसिल इन स्टोमक, नहीं न, इसका क्या हो जाएंगे ऑप्शंस, ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 32। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन क्या है, अभी तो मैंने बताया कि एंजाइम जो ब्रेक डाउन करता है ना फूड को, उसको ही हम लोग केमिकल डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर बात करते हैं, व्हाट इज एंजाइम्स, तो एंजाइम्स है क्या। तो एंजाइम्स एक कैटलिस्ट है, मैंने लेक्चर में बताया था कि ये डाइजेशंस को क्या करते हैं, रेट को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अलग अलग इंजाइम्स, पेप्सिन्स हो गया, स्लाइवरी एमाइलेज हो गए, या फिर जो भी इंजाइम्स है, ये सब क्या करते हैं, एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं और डाइजेशन के रेट को इंक्रीज करते हैं। केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड ये भी कह सकते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इज मोर एक्यूरेट देन बी, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन ए को सही कर सकते हैं। अगर ऑप्शन ए नहीं रहता, कोई ऑप्शन दूसरा रहता, तो हम लोग केमिकल ब्रेकडाउन में भी लगा सकते थे। What does the salivary gland secrete? salivary gland क्या secrete करता है, saliva, amylase, pepsin, both A and B। तो ये ऑप्शंस both A and B हो गया, क्योंकि saliva में ही तो amylase, salivary amylase रहता है, उसमें साथ साथ और भी एक मैंने बताया था कि क्या रहता है, salivary amylase में एक और मैंने बताया था जो कि बैक्टीरिया को मारता है, वो क्या प्रेजेंट रहता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं सलाइवरी में, सलाइवा एमाइलेज में, ठीक है। तो लाइसोसोम भी बैक्टीरिया को किल करता है, तो यह इसका ऑप्शंस बोथ होगा, सलाइवा और एमाइलेज भी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं, व्हाट डज एमाइलेज ब्रेक डाउन। एमाइलेज जो है वो किसका ब्रेक डाउन करता है, तो एमाइलेज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, अभी तो बताएं कि एमाइलेज माउथ में रहते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स का ही डाइजेशन करेंगे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का ही डाइजेशन करेंगे। द पर्पस ऑफ मकस इज, मकस क्या होते हैं, व्हाइट कलर का जो लिनिंग्स होते हैं, व्हाइट कलर का जो मटेरियल होते हैं, और ये प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, और ये जो है ना, ये प्रोटेक्ट करता है क्या, स्टमक लिनिंग को, और ये बेसिक इन नेचर होता है, और ये पूरे स्टमक वाल पे मकस लगा हुआ होता है, तभी तो HCl इतना हाईली एसिडिक होने के बाद भी हमारे मसल्स, ये स्टमक वाल को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, स्टमक स्टमक वाल को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि जैसे ही मकस, ये पूरा लेयर के ऊपर मकस रहता है, ये इधर ये क्या रहता है, मकस रहता है, ये स्टमक वाल, और इधर डाइजेस्टेड फूड रहेंगे। तो जैसे ही ये मकस के साथ कांटेक्ट में आएगा, तो क्या होता है, एसिड और बेस का रिएक्शन हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो साल्ट और वाटर बना देता है। इसीलिए हमारा जो स्टमक, पेट जो है, वो खुद डाइजेस्ट नहीं होता, जबकि हम लोग मीट खाते हैं, मछली खाते हैं तो भी। और टाइगर जो बाघ है, वो तो कच्चा मांस खाता है, उसका भी पेट तो गल जाना चाहिए, नहीं गलता है इसी वजह से, क्योंकि उसके ऊपर का जो लेयर रहता है वो मकस का रहता है, और वो मकस जो है हाईली बेसिक रहता है। जैसे ही एसिड या कोई भी एंजाइम्स आप पास में आता है,
तो एसिडिक एंजाइम्स पास में आता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बन के साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, इसीलिए जब हम लोग का ज़्यादा एसिडिटी हो जाता है या फिर कई बार देखते होंगे कि लैटिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट जब हम लोग करते हैं अनडाइजेस्टेड डाइजेस्टेड फूड का, तो उसके साथ वाइट वाइट आता है खखार जैसा, तो वो क्या रहते हैं, मकस रहते हैं। वही हम लोग का मकस पूरे एलिमेंट्री कैनाल के वॉल पे रहता है, जो कि खुद नहीं डाइजेस्ट होने देता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मकस इज मेड अप ऑफ, अभी तो मैंने बताया कि मकस जो है किससे बना होता है, तो प्रोटीन से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 39, फ्रॉम स्टमक वेयर डज द फूड मूव नेक्स्ट, स्टमक से कहाँ जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है ना जी, बताए तो थे, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में जाता है, ड्यूडेनम पार्ट में जाता है, तो यहाँ इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ड्यूडेनम। और इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम, जेजुनम, उसके बाद किस में जाता है, इलियम, जहाँ पे क्या होता है, ऑब्जर्प्शन होता है, फूड का ऑब्जर्प्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 40, ऑब्जर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस इन, कौन से पार्ट, इलियम वाले पार्ट में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के, तो ऑप्शंस बी क्या होंगे, सही आंसर होंगे इसका। डाइजेशन ऑफ फैट टेक प्लेस इन, फैट का डाइजेशन क्या होता है, ड्यूडेनम में होता है, जहाँ पे बाइल का भी सेक्रेशन होता है और पेनक्रियाटिक जूस भी वहाँ पे मिलते हैं, दोनों मिल जाते हैं और यहाँ पे फैट का डाइजेशन करवा देते हैं, किस में, तो डिओडेनम में। डिओडेनम रहता कहाँ है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। ठीक है, व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला फॉर परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ के लिए डेंटल फॉर्मूला क्या है, मैंने बताया था परमानेंट टीथ के लिए 2 1 2 3, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और ये है मोलर। ठीक है, तो 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, तो 2 1 2 3। और वही अगर हम बात करते हैं कि टेम्पररी टीथ का डेंटल फॉर्मूला, तो 2 1 0 2 अपॉन 2 1 0 2। ठीक है, वो बच्चे में होते हैं जो 20 दांत होते हैं। और ये हमने बताया था ना कि ये कैसे चलते हैं, 32 दांत आखिर होते कैसे हैं, बीच में अगर हम प्लस डाल दें और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 8 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये भी मैंने बताया था कि चार ऊपर नीचे जो होते हैं, नीचे जो मूवेबल जो और ऊपर फिक्सेबल जो, तो ये एक जो पार्ट है ना, वन पार्ट, ये पार्ट का डेंटल फॉर्मूला 2 1 2 3 है, या फिर 2 1 0 2 है, जो बच्चों के लिए होता है। ठीक है, 1 ग्राम क्या, विच वन विल गिव मोर एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देगा, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कितना एनर्जी देता है, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स 4.2 किलो कैलोरीज देता है, कितना देता है, 4.2 किलो कैलोरीज देता है। जबकि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कितना देता है, 4.5 किलो कैलोरीज देता है। वही अगर फैट की बात करते हैं तो 9.3 किलो कैलोरीज देता है। 1 ग्राम ऑफ वाटर तो कोई एनर्जी देगा ही नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 ग्राम ऑफ फैट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, ई कोलाई बैक्टीरिया फाउंड इन विच ऑफ द ह्यूमन बॉडी, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट मैंने बताया था, केकम, कोलोन एंड रेक्टम, तो कोलोन में ही ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं, तो कोलोन में कोलोन पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, बिल्कुल सही। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, स्टडी ऑफ लिवर इज कॉल्ड, लिवर के स्टडी को क्या बोलते हैं, हिपैटोलॉजी, हिपैटोलॉजी, लिवर के स्टडी को क्या बोलते हैं, हिपैटोलॉजी। माइकोलॉजी किसको बोलते हैं, माइकोलॉजी जो होता है वो फंगस के स्टडी को बोलते हैं, फंगस के स्टडी को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं। फाइकोलॉजी किसको बोलते हैं, फाइकोलॉजी जो है एल्गी को स्टडी को बोलते हैं, एल्गी, एल्गी ALGAE, एल्गी के स्टडी को बोलते हैं। ओडोंटोलॉजी टीथ के स्टडी को बोलते हैं। हीट सेंसिटिव विटामिन कौन सा है, हीट सेंसिटिव मतलब कि अगर हम गर्म करते हैं और उसमें डाल दें तो वो विटामिन गायब हो जाएंगे, कोई भी चीज को गर्म करते हैं, तो विटामिन सी,
इसलिए बोलते हैं कि नींबू जो है, नींबू का चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के बाद उसको डालते हैं नींबू। अगर पहले ही डाल देंगे पानी में और गर्म करेंगे तो विटामिन सी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो विटामिन सी जो है हीट सेंसिटिव विटामिन को बोलते हैं। अब विटामिन B12 कहाँ पर पाया जाता है, इकोलाई बैक्टीरिया हमें देता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इंजाइम्स आर, इंजाइम्स क्या है, मैंने बताया था इसमें पहले ही बता दिया था कि इंजाइम्स क्या है, प्रोटीन्स है। इंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर, सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ पाए जाते हैं, तो माउथ में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, माउथ में। और ये कितने होते हैं, 6 नंबर में होते हैं। तो 6 नंबर में होते हैं तो इसका मतलब कितने हो गए, 3 पेयर हो गए, 3 जोड़ा। तो 3 पेयर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग टू द क्वेश्चन 49, डाइजेशन ऑफ मिल्क टेक प्लेस इन, मिल्क का डाइजेशन कहाँ होता है, तो स्टमक में होता है। और कौन कराता है, तो रेनिन कराता है। ठीक है, डिओडेनम में क्या होता है, डिओडेनम में फैट का डाइजेशन होता है। माउथ में कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। 50 नंबर क्वेश्चन, लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज, एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ कितना होता है, तो 9 मीटर का होता है। मैंने पहले बता चुका था, अगर मेरा लेक्चर नहीं देखे हो तो जल्दी से जाओ लेक्चर देखो पहले, उसके बाद क्वेश्चन लगाना, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 51, पीएच वैल्यू ऑफ स्टमक इज अबाउट, मैंने बताया कि 1.5 से 2.5, ये क्या होता है, एसिडिक होता है। और इतना वैल्यू क्यों होता है, HCl की वजह से होता है। ठीक है, तो 1.5 से 2.5 होता है। व्हाइट कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, व्हाइट कलर ऑफ मिल्क किसके वजह से होता है, तो केसिन प्रोटीन की वजह से होता है। कैरोटीन की वजह से तो येलो कलर का होता है, लाइट येलो जो हो जाता है ना, वो इसी की वजह से होता है। बिलिरुबिन क्या है, बिलिरुबिन एक पिगमेंट है, पिगमेंट है, कलरिंग पिगमेंट है, कलरिंग पिगमेंट है, जो कि कौन बनाता है, तो लीवर बनाता है। और बिलिरुबिन क्या करता है कि जॉन्डिस होता है तो वो पूरा शरीर हमारा येलो आ जाता है, या फिर प्लाज्मा का जो कलर होता है येलो होता है, वो इसी पिगमेंट की वजह से होता है। ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। बिलीबर्डिन पिगमेंट क्या होता है, बिलीबर्डिन पिगमेंट बाइल जूस का जो कलर ग्रीन होता है ना, पीतरस का, वो बिलीबर्डिन पिगमेंट की वजह से होता है। और ये भी कौन बनाता है, तो लीवर बनाता है। लाइट येलो कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, अभी तो बताया, केरोटिन प्रोटीन की वजह से होता है। केरोटिन प्रोटीन को हम लोग राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं। डाइजेस्टेड फूड ऑफ स्टमक इज कॉल्ड, अब हमारा जो पेट में जो डाइजेस्टेड फूड पच गया, अब यहाँ से पचने के बाद जो ये फूड यहाँ पे आया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। तो इसको काइम बोलते हैं। बोलस क्या बोलते हैं, स्टमक से पहले माउथ से जो आता है ना, उसको बोलते हैं बोलस। ठीक है, ये माउथ से जो जाता है ना, माउथ से पेट में जाता है। ठीक है, काइम एंड बोलस अलग अलग चीज है, मैंने बताया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, काइम बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलस बोलेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग पेनक्रियाटिक सेल प्रोड्यूस एंजाइम्स, एंजाइम्स कौन सा सेल प्रोड्यूस करता है। मैंने बताया ना, पेनक्रियाज में टोटल 4 सेल होते हैं। पहला 3 जो सेल होंगे, अल्फा बीटा गामा या फिर डेल्टा बोलो, ये सारे के सारे हार्मोनिक सेल होते हैं। और ये पीपी सेल्स या एफ सेल्स बोलो, ये क्या करते हैं, एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। तो पीपी सेल्स और एफ सेल्स विल द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। 56 नंबर, आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी, प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, बच्चे बच्चे को पता है। ग्रीन कलर ऑफ बाइल इज ड्यू टू द, ये भी मैंने बता दिया है, बिलीबर्डिन पिगमेंट की वजह से ग्रीन कलर होता है बाइल जूस का। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड विलाई प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द, ये भी मैंने बता दिया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई वाले पार्ट में होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, उसी को फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। विच एसिड प्रेजेंट इन आवर बॉडी, मैंने बार बार बताया, HCl की वजह से हमारा स्टमक का पीएच वैल्यू 1.2 से 2.5 होता है। और यही पूरे बॉडी में हमारे स्टमक में ही HCl मिलता है, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो बेस है जी, ये तो मिलेगा ही नहीं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस किसको बोलते हैं, ये तो इज रिलेटेड टू विच ऑफ द पार्टी, लीवर से तो होगा नहीं, पेनक्रियाट से हो जाता है।
पेनक्रियाज में जो तैरते हुए फ्लोटिंग पार्टिकल्स जो रहते हैं बहुत सारे, उसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड वेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द रेक्टम लीव्स थ्रू द रेक्टम देन रेक्टम देन द एनस। बात सही है, एनस के थ्रू एनस। लिक्विड वेस्ट ऑफ द बॉडी पास थ्रू द, किसके थ्रू निकलता है? अच्छा, सॉलिड वेस्ट तो हम लोग एनस के थ्रू निकाल देते हैं, रेक्टम और एनस के थ्रू निकाल देते हैं, रेक्टम होते हुए एनस के थ्रू। लेकिन लिक्विड पार्ट हम लोग किससे छानते, किससे निकालते हैं? तो किडनी से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? तो किडनी से निकालते हैं। वही फिल्टर करता है और वहीं से निकलता है, वो ब्लड में से फिल्टर होकर निकलता है वो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? किडनी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेशंस देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका एक नोट्स बना लीजिए, मैं बहुत ही जल्दी मैं आगे के वीडियोस जब बनाऊंगा तो साथ में मिक्स क्वेश्चन लाऊंगा, और जो भी बचे हुए क्वेश्चंस रहेंगे उन सभी क्वेश्चंस को भी उसमें मैं डालूंगा और उसमें भी इसी तरह से अच्छे से एक्सप्लेन करके रखूंगा। सो ये पूरा लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बार बार देखें, ताकि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस, ऑप्शंस, एक्सप्लेनेशन के साथ याद हो जाए, और कभी भी आप एग्जाम में जाकर मिस्टेक्स ना करें। और मेरा जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो है डाइजेशन सिस्टम का, उसे भी देखें ताकि आपको